तो ये बहाने बनाना छोड़ दो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर ये बहाना बनाया होता तो आप लोग इन कुर्सियों पे नहीं बैठे होते, इस बात को याद रखना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर ये बहाना बनाया होता तो ना तो आज मैं संगठन बना पाता और ना तो आपके सामने मंच पर दहाड़ रहा होता, इस बात को याद रखिए। डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान दिया। आपको ज्ञात होगा कि इस देश पर 800 साल मुगलों का शासन रहा। उसके बाद करीब 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा। लेकिन प्रकृति जो होती है वो कोई भी चीज निरंतर ठहरने वाली नहीं होती। प्रकृति में सुबह होती है, फिर शाम होती है, दोपहर होती है, फिर रात होती है। वैसे ही समय बदला और 14 अप्रैल 1891 में हमारे रहबर, हमारे मसीहा, परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया इस धरती पर। और न जाने कितनी कठिनाइयों से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके इस संविधान को लिखा 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। और उस संविधान में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 19 तक आपको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा उसमें समाहित किया। आप लोग जब जानना ही नहीं चाहते हो, आप लोग जब लाते खाना चाहते हैं पुलिस वालों से, तो हम क्या करें बताइए? क्या कर सकता है कोई? हमेशा बताता आया हूं कि आप लोग अपने अधिकारों को जानो। आप लोग संविधान में दिए गए उन आर्टिकल्स को पढ़ो, तब आप शासन और प्रशासन के सामने सीना चौड़ा करके आप उनसे उनकी आंख में आंख डाल के, जैसे मैं बात करता हूं, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं और उनके सामने पड़ी कुर्सी पे भी आप लोग बैठ सकते हैं, इस बात को याद रखें। लेकिन तब तक ये संभव नहीं है जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आप लोग नहीं पढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि अगर किसी को किसी जुर्म में थाने लाया जाता है, मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं जिससे आप लोग पीड़ित रहते हैं, ये बात मैं जानता हूं क्योंकि सैकड़ों फोन रिसीव करता हूं, सैकड़ों फोन आते हैं और खाली होता यह है कि साहब अध्यक्ष जी यहाँ के थाने फोन कर दीजिए, अध्यक्ष जी वहां की कोतवाली फोन कर दीजिए, वहां की चौकी फोन कर दीजिए, वहां के सीओ से बात कर लीजिए, वहां के कप्तान से बात कर लीजिए, वहां के डीएम से बात करिए, वहां के एसडीएम से बात करिए। और कोई पीड़ा नहीं हमारे समाज की। हमारा समाज कमाता है, कमेरा वर्ग है, हमारा समाज मेहनत करता है, अपनी मेहनत की कमाई खाता है, किसी से छीन के नहीं खाता। लेकिन हमारा समाज अगर पीड़ित रहता है तो खाली शासन और प्रशासन से, और शासन और प्रशासन उससे डरता है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ता है, इस बात को याद रखिएगा। आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ना है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि हमारे समाज के भाइयों के पास बहाने बहुत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमको एक सुंदर संविधान दिया, जिनमें वो सभी आर्टिकल्स दिए जिससे मैं कोट पैंट पहन के भी चल सकता हूं, मैं कुर्सियों पे बैठ सकता हूं, मैं लेखपाल बन सकता हूं, मैं डीएम बन सकता हूं, मैं एसडीएम बन सकता हूं, मैं सीएम बन सकता हूं, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, प्रधानमंत्री बन सकता हूं, मैं ब्लॉक प्रमुख बन सकता हूं, प्रधान बन सकता हूं। लेकिन कौन जानता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में? कौन जानता? हाथ उठाइए। कौन कौन पढ़ा है डॉक्टर बाबा साहब को? बताइए। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि जिनकी वजह से आप लोग सूट बूट पहन के घूम रहे हो, जिनकी वजह से आप लोग महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे हो, जिनकी वजह से आप लोग जिला पंचायत बनते हो, जिनकी वजह से आप ब्लॉक प्रमुख बनते हो, जिनकी वजह से आप प्रधान बनते हो, पीडीसी बनते हो, आप उनको ही नहीं जान रहे हो। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ 6 दिसंबर 1956 को। तब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोई नहीं जान रहा था।
मैं धन्यवाद दूंगा एक दूसरे महापुरुष का, दूसरे मसीहा का, दूसरे रहबर का, जो इस धरती पे आए और इस भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बताने का काम किया। उनका नाम था मान्यवर साहब श्री कांसी राम। इस बात को भी मत भूलिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर को कोई नहीं जानना चाहता था। बाबा साहब अम्बेडकर को कोई पढ़ना भी नहीं जानना चाहता था। मान्यवर साहब श्री कांसी राम जी इस धरती पे आए और कम संसाधनों में साइकिल से घूम घूम के आज हमारा समाज बहाने बनाता है। आज उनके पास 4 पहिया है, 2 पहिया है, ट्रैक्टर है, तमाम साधन और संसाधन है जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमको दिए। आज उनके पास सैकड़ों बहाने रहते हैं, लेकिन कांशीराम साहब साइकिल से घूम घूम कर इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बताने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को। साथियों, आपकी जिम्मेदारी ये है, आपका काम क्या है। जैसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि संगठन है, हमको जुड़ना कैसे है, हमको काम करने का कैसे करना है, बहुत लोग उत्साहित हो रहे होंगे, तो मैं उस बात पे भी आऊंगा। यहाँ पे शैलेंद्र जी हैं, यहाँ पे वो तमाम जो इस संगठन के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे आपको संपर्क करना है और संगठन से जुड़ना है, क्योंकि ये संगठन देश के 11 राज्यों में काम करता है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में काम करता है और हर जिले में इस संगठन का काम ये है कि SC ST OBC माइनॉरिटी समाज पे जो लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनको कम करना नहीं, उनको जड़ से खत्म करना इस संगठन का मेन उद्देश्य है। इस बात को याद रखना। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे समाज की माताओं बहनों को सरेराह पीटा जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे समाज के भाइयों को सरेराह पीटा जाए। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि हमारे समाज के बुजुर्गों को सरेराह पीटा जाए। आपने देखा होगा राजस्थान में इंद्र मेघवाल मार दिया जाता है। उसका कसूर सिर्फ इतना रहता है कि वो बेचारा सिर्फ घड़ा छू लेता है। घड़ा छू लेने पे उसकी हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए किस दिशा में जा रहा है ये समाज, किस दिशा में जा रहा है ये भारत। हाथरस की घटना आपने सुनी होगी। बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ अन्याय अत्याचार बलात्कार होता है और सबसे शर्मनाक विषय यह है कि आज तक उनके आरोपियों को सजा नहीं हुई है और जो आरोपी थे उसमें से कुछ आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए। इस बात को भी आपको समझना है। आपने देखा होगा अमेठी में पासी समाज की 4 हत्याएं हुई। एक टीचर बहन थी, वो पढ़ाती थी, उसकी हत्या हो गई, उसके हस्बैंड की हत्या हो गई और 2 बच्चियों की हत्या हुई। आपने देखा होगा रायबरेली में एक युवक की हत्या होती है और जो उसकी हत्या की प्लानिंग रचता है आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ये इस देश का शासन और प्रशासन है। हमारे समाज का एक भाई इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है। उसको थाने बुला के वहां के SHO के द्वारा, हरामखोर SHO के द्वारा लाठियों से पीटा जाता है। और जब हम लोग प्रयास करते हैं, वहां के कप्तान से बात करते हैं, वहां के DM से बात करते हैं, तब जाके उसको न्याय मिल पाता है। तो वो हरामखोर SHO और दरोगा और वहां के सिपाही तब सस्पेंड हो पाते हैं। इस बात को याद रखिए। जिसके पीछे संगठन नहीं है क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? जिसके पीछे पार्टी नहीं है क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? जिसके पीछे धन नहीं है, जिसके पीछे बल नहीं है, क्या वो इस देश में न्याय का अधिकार उसके पास नहीं है? लेकिन आप लोगों को भी सोचना है, आप लोगों को भी वो नब्ज पकड़नी है कि हम लोग कहां से प्रताड़ित हो रहे हैं, कहां किस वजह से हमको पीटा जा रहा है, किस वजह से हमारा
अपमान होता है, किस वजह से हमारी बहनों का अपमान होता है, हमारी माताओं का अपमान होता है, हमारे बच्चों को भी मार दिया जाता है। हमारी कोई गिनती नहीं इस देश में, जबकि सबसे ज्यादा वोटर 85% है। इस बात को भी मत भूलिएगा। समय की कमी है। आपसे एक निवेदन करके जाना चाहता हूं कि यहाँ पे तमाम माताएं बहनें बैठी हैं। उन माताओं बहनों से भी अपील है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आपकी पैरों में जो गरीबी की जंजीरें हैं, अगर उनको कोई काट सकता है तो खाली शिक्षा ही काट सकती है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे उपस्थित नौजवानों से भी अपील करने आया हूं कि सभी साथी अपने अपने स्तर से बहुजन आर्मी बहुजन एकता मिशन का गांव-गांव जाके टीम गठित करें। और ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे अपील करने आया हूं कि गांव-गांव जाकर इस संगठन के उद्देश्य को, इस संगठन की आइडियोलॉजी को बताने का काम करें। हमारे बीच जो है रजी अहमद, जो 13 से चल के आए हैं, जिनका हमेशा इस बहुजन आर्मी संगठन में हमेशा बढ़ चढ़कर उनका योगदान रहा है। मैं उनको बुलाना चाहता हूं कि वो आए हमारे पास। रजी अहमद, संगठन के प्रति इनका जो समर्पण है वो देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। और हर मुसलमान भाई को भी मैं आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि सरकार चाहे जो हो, सरकार भले आपकी विरोधी हो सकती है, लेकिन देवा रावत आपका विरोधी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। डंके की चोट पे रात के 12 बजे अगर हमारा मुसलमान भाई हमको याद करेगा तो देवा रावत रात के 12 बजे किसी भी थाने को घेरने का काम करेगा। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। इनको मेरे द्वारा इनको जो है अल्पसंख्यक बहुजन आर्मी अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला बाराबंकी का जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। मेरी तरफ से इनको ढेरों मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं इनको आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि आप एक थाने से मत डरिए, अब पूरे जिले के थाने आपके अंडर में होंगे। इस बात को याद रखिएगा। आप अपनी ताकत दिखाइए और गैर संवैधानिक कोई कार्य मत करिएगा। संविधान में रह के चीजों को देखिएगा, संविधान में रह के अपने लोगों की आवाज बनिएगा, संविधान में रह के अपने भाइयों की आवाज बनिएगा, अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करिएगा। ये आश्वस्त करा देना चाहता हूं आपको। ताली बजा के इनका जोरदार स्वागत किया जाए। तालियों के साथ स्वागत करिए मेरे भाइयों, क्योंकि ये हमारे वो हैं साथी, क्योंकि भारत में जब शिक्षा की शुरुआत हुई तो ये माता शेख फातिमा के बच्चे हैं और इधर सावित्रीबाई फूले के बच्चे हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हमारी माता सावित्रीबाई फूले हम लोगों को पढ़ा नहीं पाती, वही गोबर करकट कीचड़ खाती रहती। इसलिए अपने भाई का स्वागत तालियों से एक बार और कीजिए। बहुजन आर्मी देवा रावत। साथियों, इस रास्ते पर अगर आप चलेंगे, इस देश में स्थापित भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना तो करना पड़ सकता है। ये बात भी बताने आया, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है फिर जीने में।
तूफान